हाँ, आ जाओ दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज 5 तारीख आ गई है और जैसा कि सूचना प्रदत्त की गई थी कि 5 तारीख से 5 फरवरी से हम सिविल सर्विसेज क्लासेस चालू करेंगे और आज वह दिन आ गया है। सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा हुआ है इतना बड़ा कि पूछो मत। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कह दिया, पूरी दुनिया का भार शब्दों में ही। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दरअसल है भी ये, इसका सिलेबस बहुत अपार है, असीमित है, लेकिन स्ट्रेटजी बना ली जाए, रणनीति, तो इसे बहुत आसान किया जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। दरअसल इस यूपीएससी है क्या चीज? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इज यूपीएससी? यूपीएससी एक संस्था है जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अंतर्गत और बहुत सारी सेवाएं हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं। स्पेशली इसे आईएएस के लिए जाना जाता है, जबकि यहाँ पर जो परीक्षाएं होती हैं सीएससी, कॉमन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस भी बोलते हैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सीडीएस होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर के 24 प्रकार की लगभग सेवाएं प्रदत्त हैं जो कि यह यूपीएससी कराती है। अब यूपीएससी का इतिहास क्या है, ये चालू कहाँ से होता है? दरअसल यूपीएससी का जो चयन है प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग सब लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। यह क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो अभी नेवल है, नए नए आए हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, पढ़ रहे हैं। एक टारगेट है दिमाग में कि हाँ हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। मतलब कई बच्चे होते हैं यूपीएससी का नाम सुनते हैं आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन पता नहीं होता है कि कैसे बनना है। आज का ज़माना इंटरनेट का है, इंटरनेट पे डालते हैं कि आईएएस कैसे बनेंगे, बिल्कुल सारा सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, यूपीएससी बनी क्यों थी, क्या कारण था, क्यों बनाया गया और आई कहाँ से ये दरअसल अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन किया जाना, उनके नियम कानून को बनाना और पुख्ता मजबूत करना उनके नियम को, कानून को। इसलिए उन्होंने इस आयोग का गठन किया था कि अपने ही प्रशासनिक अधिकारी वो बैठाएंगे और जितना हो सकता है भारत देश से उतनी लूट मचाएंगे ये लोग। तो फेमस होगा, आपको पता है क्या? अंग्रेजों के साथ भारतीयों की लड़ाइयाँ सब फेमस, कई तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं। आज हम देखते हैं यूपीएससी बना कैसे था। दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में आई थी हमारे देश में, उसके बाद उन्होंने खूब लूट घसोट चालू कर दिया, जितना मन किया, जहाँ से जो चीज़ें धन संपदाएं लूटी, हमारे लोगों को तितर बितर कर दिया, आपस में लड़ाया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया कि इन लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा से वंचित तो वैसे बहुत पुराने समय से हिस्ट्री, इतिहास गवाह है, इंसान कैसे क्या करता। चलिए इतिहास देखते हैं इनका। आगे हम देखते हैं यूपीएससी की जो स्थापना हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेजों का ही रहा है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके निर्देश पर डायरेक्ट भर्ती किया जाता था पहले प्रशासनिक अधिकारी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी और यह डायरेक्ट चुनाव करता था अपने यहाँ के व्यक्तियों का और भारत देश में भेज देता था कि आप जाइए, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, आप वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप वहाँ के डीएम हैं, आप वहाँ के एसडीएम हैं, आप वहाँ के
प्रांताधिकारी हैं, एसडीओ हैं, जो भी सारा चीज बना के वहीं से एज इट इज भेज दिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम समझ लो, जो सीनियर हो गया उसे भेज दिया, या जो उनके यहाँ ब्रिलियंट बच्चा निकला, जो स्टूडेंट्स दिखा या कोई अच्छा काम कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारे फेवर में काम करेगा, उसे भेज दिया इन्होंने। दरअसल इसकी अवधारणा जो आई थी ये आधुनिक सिविल सर्विस की, सर्वप्रथम तो हेलीबेरी कॉलेज था, एक हेलीबेरी कॉलेज है, इंग्लैंड के अंदर में ही है, ब्रिटिश शासन में हुआ करता था, अभी भी है। वहां पर एक योग्यता निर्धारण करके ट्रेनिंग दी जाती थी। यह बात है 1854 की। इस संसद के जो प्रवर समिति बनाई गई थी, प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले जी थे। लॉर्ड मैकाले जी की जो ये समिति थी उसने ये पारित कर दिया कि हम यहाँ से ट्रेनिंग दे करके भेजेंगे भारत देश में अपने ही लोगों को। 1854 में अवधारणा आई। 1854 में जब ये अवधारणा आई तो सिविल सेवा जो आयोग का गठन किया गया ये 1924 के अंदर हो चुका था। ये 55 में 1855 मैंने 1900 बोल दिया होगा, 1855 के अंदर में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होने लगी। लेकिन उन परीक्षाओं में जो एज थी, एज बाउंड्री थी, वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए थी और 23 साल मैक्सिमम होनी चाहिए थी। कम से कम 18 साल का और मैक्सिमम 23 साल का, सॉरी। इसके बाद किया क्या गया, इन्होंने भारतीयों को ब्रेक लगाने के लिए कि भारतीय इस प्रशासनिक सेवा में ना आए, उनकी परीक्षा भी वहीं पर करवाते थे लोग। लंदन में ही होती थी ये परीक्षा। लंदन में परीक्षाएं करा करके भारत के लोगों को भी भेजा जाता था कि आप जाइए हमारे लिए काम कीजिए। दरअसल दुर्भाग्य ये था कि इनका जो सिलेबस था बहुत ही हार्ड बनाया था इन्होंने। ये बहुत हार्ड बनाया था सिलेबस इन्होंने। टोटली ज़्यादा अंक यूरोपियन लोगों के लिए डाल रखे थे, यूरोपियन लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से। इस तरह से भारत के लोगों को रोकना इनका एक मंतव्य रहता था। इनकी विचारधारा रहती थी कि भारत के लोग बहुत ही कम अधिकारी बन करके जाएं। कहाँ पर? भारत के अंदर में। नहीं तो जाएंगे तो अपनी बात रखने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उनको यह डर रहता था। अब दरअसल ये बात ऐसी हुई, फिर भी हमारे भारतीय में से सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक के जो लेखक थे, उनके भाई, जनगण मन अधिनायक हमारा राष्ट्रगान है, उनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया और भारत में बतौर प्रशासनिक अधिकारी बनकर आए। इसके बाद 1964 में इनकी जो पहले हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में सत्येंद्र जैन जो है नियुक्त किए गए, इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, ये अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद 4 लोग और कंटिन्यू हुए थे, 4 भारतीय हुए 3 वर्ष के पश्चात। अगले 50 वर्षों तक भारतीयों में यह परीक्षाएं और अंग्रेजों की परीक्षाएं साथ साथ आयोजित होती रही। लेकिन कभी भी उन्होंने, किसने, ब्रिटिश सरकार ने ये नहीं सोचा कि भारत में भी इस तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाएं और भाषा परिवर्तन करके भी इन परीक्षाओं को किया जाए। दरअसल इन सब तथाकथित कसमकस के बीच में चलती रही सारी चीजें। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तथा एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड करके सुधार समिति बनाई गई थी और प्रथम विश्व युद्ध, इनके तत्पश्चात जो इनके परिणाम स्वरूप 1922 में भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन जो है, एक आयोग बनाना पड़ा। यह आयोजन भारत में भी होने लगा, जो कि सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ था। दरअसल यूपीएससी का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, इससे पहले फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था।
फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से इसे जानते थे। यह इसका मुख्यालय लंदन में था। सर्वप्रथम जब भारत में ये परीक्षाएं होने लगी तो सर्वप्रथम 1922 में इलाहाबाद के अंदर हुई थी। ये फेडरल लोक सेवा आयोग उसके बाद दिल्ली में स्थापित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बात हो रही है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व जितने भी भारतीय थे, जितने भी शाही परिवार थे, उन्होंने क्या किया? पुलिस के उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा कराने के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह क्यों की जाती थी? क्योंकि वो हो गई प्रशासनिक सेवा और ये हो गई पुलिस सेवा, दोनों अलग अलग थी पहले। अब इनमें क्या है, जो खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी 1893 से होने लगी थी। इनका मुख्यालय इंग्लैंड में ही था तथा 10 सर्वश्रेष्ठ जो परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक होते थे, उनकी नियुक्ति की गई भारत देश के अंदर में। हाँ, तो हम लोग पुलिस प्रशासन के तौर तरीकों पे चल रहे थे। ये 1893 में इसका गठन हुआ पुलिस डिपार्टमेंट का, जो कि इंग्लैंड में ही था इसका भी मुख्यालय। और 10 सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को एक परीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। और शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद ही आरंभ हुआ था तथा बाद के वर्षों में ये जितनी भी सेवाएं हुई, जितनी भी परीक्षाएं होती थी, इनमें इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह होने लगी अलग अलग। इंग्लैंड में भी होती थी और भारत में भी होती थी। लेकिन भर्ती इतनी धीमी गति से करते थे वो लोग कि 1920 से लेकर के 1931 तक, 1931 तक केवल और केवल 20% ही संख्या थी भारतीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की। और खास तौर पर इनको बड़े अधिकारी बनाते भी नहीं थे। तो अब हुआ क्या चीज था कि ये भाई साहब, ये लोग इतना मैच्योर थे, इतना दिमाग लगाते थे कि भारतीय जो है मूर्ख होते हैं। भारत के प्रति इनकी भारत के व्यक्तियों के प्रति जो इनकी अवधारणाएं थी ना, इतनी ज्यादा घटिया थी कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि भारतीय भी कुछ कर सकते हैं। ये तो हम लोगों को मूर्ख समझते थे। लेकिन 1939 आते आते ऐसा हुआ कि इनके पास योग्य पुलिस अधिकारी ना होने की वजह से हमारे भारतीयों ने वहां भी दबदबा बनाना शुरू कर दिया। अब भारतीयों को पुलिस में नियुक्ति देना शुरू कर दिया इन्होंने। यहीं से उन्होंने अपने पैर काटना शुरू कर दिया था। इनको क्या पता था कि क्या होगा। प्रशासनिक सेवा हो गई, पुलिस सेवा हो गई, एक बची वन सेवा। वन सेवा भारत में IFS के नाम से जानी जाती है। इसकी शुरुआत भी 1864 में शाही विभाग द्वारा की गई थी तथा वन विभाग को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए 1867 में और प्रशासनिक अधिकारी बनाने के नियुक्तियां चालू की गई कि प्रशासनिक अधिकारी वन विभाग में भी होने चाहिए, क्योंकि वन संपदा का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसी की वजह से ही जीवन चलता है, अन्यथा प्रदूषण इतना है कि असंभव है जीवन। उसके बाद से हुआ क्या, इनको प्रशिक्षण जब दिया जाता था 1867 से 1885 तक शाही वन के लिए नियुक्तियां अधिकारियों को जो है फ्रांस तथा जर्मनी में प्रशिक्षण दिया जाता था। फ्रांस और जर्मनी में 2 जगह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आते हैं ये। और 1905 के बाद लंदन में एक ऊपर्स हिल है, जो वहां पे फिर प्रशिक्षण दिया जाने लगा था इनको। और 1920 में यह निश्चित किया गया कि शाही वन सेवाओं के लिए आगामी परीक्षा भी जो है, जो भर्ती होगी, इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह सीधी भर्ती से कराएंगे। भारत में प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नति द्वारा की ये प्रक्रियाएं की जाने लगी तथा स्वतंत्रता के
बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई भारत देश को, उसके बाद अखिल भारतीय अधिनियम एक 1951 बनाया गया है। 51 के अधिनियम है, डिटेल में संविधान में मिलेंगे पढ़ने को। इसके तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना IFS 1966। अब आगे देखिए, ये केंद्रीय सिविल सेवाओं के संबंध में ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के कार्य की प्रकृति वेतनमान तथा नियुक्ति अधिकारी के आधार पर अनुबंधित थी तथा अप्रतिश्रुत के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1887 में एटचिंसन आयोग ने नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को शाही, प्रांतीय तथा अधीनस्थ 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक शाही हो गया, एक प्रांतीय हो गया, अधीनस्थ सेवाएं हो गया। शाही प्रांतीय सेवाएं जो थी, इनका भर्ती नियंत्रण जो होता था, नियंत्रण अधिकारी होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। और प्रारंभ में इन सेवाओं हेतु ज्यादातर ब्रिटिश उम्मीदवार भर्ती किए जाते थे। और प्रांतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति तथा नियंत्रण प्राधिकारी संबंधित प्रांतीय जो सरकार होती थी उसके अंडर में आते थे, जो वहां की प्रांत की सरकार होगी, जिसने कि भारत सरकार के अनुमोदन से इन सेवाओं के लिए नियम बनाए थे। अब भारत के अधिनियम 1919 पारित होने के साथ ही भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की अध्यक्षता में संचालित शाही सेवाएं 2 भागों, एक अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा केंद्रीय सेवाएं, इनमें बट गई। और केंद्रीय सेवाओं का संबंध केंद्र सरकार से सीधे नियंत्रण में था जो मामले होते थे, और केंद्रीय सचिवालय के अतिरिक्त अन्य सेवाएं जो थी वो रेलवे सेवाएं, भारतीय डाक सेवाएं या तार सेवाएं, ये प्रांतीय स्तर पे थी। इनको प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया। अतः भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 के अनुसार ये प्रभावी ढंग से कार्य हो गए। ये लोक सेवा आयोग जो है फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। और 26 जनवरी 1950, नोट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समय है, इसमें लगेगा, लेंदी है वीडियो क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है। सिविल सर्विस UPSC बहुत बड़ा सिलेबस होता है, CSC ये छोटा सिलेबस नहीं है, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से और तसल्ली से सुनना इस चीज़ को, खास करके जो नए विद्यार्थी हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को सिविल सर्विस के लिए। आगे हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या चीज़ें हैं इसमें। जब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभन के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पहचाना जाने लगा तथा फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। यह था आपकी प्रस्तावना और हिस्ट्री थोड़ा सा UPSC के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी, सर्वप्रथम ये कहाँ पर शुरू होता था और किसने किया था, क्यों होता था, इसका कारण क्या था और किस लिए किया गया था। आज के लिए जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं जो भी है, अधिनियम 1935 अभी आया था बीच में, तो ये जब हम अभी पॉलिटी पढ़ेंगे, राज व्यवस्था पढ़ेंगे, सर्वप्रथम पॉलिटी ही पढ़ाएंगे, राज व्यवस्था, तो उसके अंतर्गत 1935 से हमारे संविधान में सीधे तौर पे 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लगभग में 250 अनुच्छेद अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो संविधान में आए हैं। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने जो अपने लिए बनाए होंगे नियम, जो मानव हित में कल्याणकारी रहे होंगे, संविधान सभा बनाने वाले सदस्यों ने देखा होगा, जो कार्यकारिणी सदस्य समिति थी, उन्होंने जो मनुष्य के हित में थे उनको, उन नियमों को सीधा उन्होंने ट्रांसफर कर लिया, जो नहीं थे उसे काट दिया गया है। इस तरह से टोटल 551 धाराएं हैं, वो हम पढ़ाएंगे राज व्यवस्था में, उसके बाद देखते हैं आगे चल के। अभी हम और देख रहे हैं। अब आते हैं मेन पैटर्न पे।
इसमें देखिए एक एक्साइज ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था। इसमें एक शाही सीमा शुल्क सेवा होती है, जो हमने भी थोड़ा सा देखा नहीं था, एक निगाह उस पर भी डाल लेते हैं। ये क्या करते थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की नियुक्ति करते थे। किसकी? ये सीमा शुल्क जो होता था, जो सीमा शुल्क में, शाही सीमा शुल्क में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ही नियुक्ति देते थे। परंतु ज्यादातर मामलों में इनके सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इनका नियंत्रण जो है ब्रिटिश के पास ही होता था। भारत में लोक सेवा आयोग का जो उद्गम भारतीय संवैधानिक सुधारों का जो भारत सरकार के ने किया था, ये 5 मार्च 1919 में किया था। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से शामिल हुए थे। इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन जो करते हैं आप लोग, ये भारत देश में भी होना चाहिए, हमें भी मौका देना चाहिए, लेकिन कहाँ सुनने वाले थे। जिनमें कुछ अस्थायी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया, जिसे सेवा मामलों में के विनियम का कार्यभार सौंपा जा सके। मुख्यतः सेवा के जो विनियम मामले होते थे, इनको प्रभारित निकाय जो होते थे, संकल्पनाओं को कुछ अधिक व्यवहारिक रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसे और आसान बनाया गया था, ताकि इसकी व्यवस्था जो है भारत में लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती तथा नियंत्रण संबंधी ऐसे प्रकारों को वहन कर सके। उसे उस परिषद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा निर्दिष्ट नियमावली के अंतर्गत सौंपा जाए या उसमें शामिल कर लिया जाए। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, उसके पारित होने के बाद स्थापित होने वाले निकाय के कार्यों तथा जो तंत्र था उसे लेकर के काफी उठापटक हुआ करती थी। भारतीय जो विषय के उच्च सिविल सेवाओं के जो रॉयल आयोग, जिसे ली आयोग भी कहते थे, ली आयोग, इनको भेजा गया। तो ली आयोग 1924 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश उन्होंने कर दी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सर्वाधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। भारत सरकार में ये करने की स्थापना के लिए पैरवी की इन्होंने। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ही ये 1919 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख नहीं, परंतु इसके कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C की 96C की उपधारा 2 के अंतर्गत बनाई गई लोक सेवा आयोग प्रकार या नियमावली 1926 द्वारा विनियमित किए गए थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935 ने फेडरल, जो कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स था, के लिए लोक सेवा आयोग का प्रत्येक जगह इंग्लैंड में और भारत में भी ये स्थापना की इन्होंने। हम देखेंगे आज CSC, UPSC, मेनली इसे हम जानते हैं IAS के नाम से फेमस है, जबकि ये संस्था परीक्षाएं बहुत सारी कराती है। कंबाइंड में IPS, IFS, CDS, NDA, सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा IAS। IAS के लिए सर्वप्रथम एक प्लानिंग होती है, बहुत समय पहले से लोगों के दिमाग में ये होता है कि प्रशासनिक सेवा में हम जाएंगे, बैठेंगे, पेपर देंगे, और प्रतिवर्ष ऐसा होता भी है। ये बहुत बड़ा दायरा है, इतना बड़ा दायरा है कि इसके अंदर एक कटोरी रख दो, ये आम गवर्नमेंट सर्विसेज समझ लो, और ये बाल्टी है, इसे IAS, UPSC, CSC, कॉमन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इतना अंतर है। इसके लिए जो प्लानिंग होती है, वो बच्चे बहुत सारे जो होते हैं वो 12th स्टैंडर्ड से ही अपने आप को, जिनके यहाँ जानकार होते हैं कुछ बताने वाले, अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं। बाकी जिनके पास नहीं होते हैं
कहीं से सुन के बेचारे, या कहीं से पढ़ के, या किसी अधिकारी को देखकर इंटरेक्ट होकर के। जैसे काफ़ी कहानियाँ आती हैं। एक बच्ची की कहानी थी कि उसने एक प्रशासनिक अधिकारी को देखा, फिर उसके दिमाग में आया कि ये कैसे बनते। अपनी बड़ी बहन से उसने सलाह ली, फिर उस बच्ची को सजेस्ट किया गया, फिर इंटरनेट की सहायता से उसने जानकारियाँ कलेक्ट की और उसके बाद अपने आप को वहाँ पे प्रतिस्थापित किया और परीक्षा में बैठी और फिर सफल भी हुई और प्रशासनिक अधिकारी है। मेनली ये 3 तरह से परीक्षाएं हेल्ड कराते हैं। एक प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सबसे बड़ी जो समस्या है, प्री के नंबर इसमें ऐड नहीं होते हैं। प्री के नंबर कहीं पर भी ऐड नहीं होते हैं पूरी परीक्षा के दौरान। मेंस और इंटरव्यू के ऐड होते हैं, ये ओनली क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं इनमें। जैसा कि मेरे पास कुछ मटेरियल्स हैं, मैं इसकी सहायता से आपको बताना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करें। पहला जो बिंदु होगा वो अपने आप को तैयार करना है सिविल सर्विस के लिए, कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करेंगे, हम उस लायक हैं या नहीं हैं। पहले तो आप मेंटली तैयार होइए। जब आप मेंटली दिमागी रूप से तैयार हो जाएंगे तो कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। कोई भी जंग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। क्योंकि इसमें आईपीएस सिलेक्शन लेना चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस प्रशासनिक सेवाओं में। इसके लिए फिजिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली वो सही नहीं रहेंगे, मेंटली ठीक है, तो वो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत में आईएएस तो बन सकते हैं, लेकिन वो आईपीएस नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आईपीएस की एक अपने मापदंड हैं, जो मापदंड पूरा करते हैं, जिनमें एक शारीरिक मापदंड भी होता है। मानसिक शारीरिक दोनों तरह से ही फिट होना चाहिए अधिकारी को, तभी वो पुलिस अधिकारी बन सकता है। हाँ, आईएएस के लिए ऐसी बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विकलांग लोग भी बैठ सकते हैं, विकलांग स्टूडेंट्स जो भी हैं वो अपने आप को अपेयर करते हैं और सफलता भी लेते हैं। विकलांग से उसकी कैटेगरीज दी रहती हैं किस तरह से हैं। तो इस तरह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने आप को सबसे पहले तैयार करना। क्योंकि जब तक तैयारी नहीं करेंगे, जब अपने मन में कोई विचार नहीं लाएंगे, हम उसे प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं, हम उसे सजीव रूप नहीं दे सकते हैं, हम उसे लौकिक नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपने मन में ये चीज नहीं लाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से हमें तैयार होना पड़ेगा। दूसरा जो मैटर है, टाइम टेबल फिक्स करना है। जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो अपना टाइम टेबल भी फिक्स करेंगे। जब टाइम टेबल फिक्स होगा तब आगे की प्रक्रिया के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आगे की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, सबसे जरूरी चरण। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से और गहराई से यह समझ में आना चाहिए कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का। प्रतिवर्ष कई लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन चंद ही ना के बराबर लोग सफल होते हैं। हर साल लगभग हमारे देश में 6 से 8 या 10 लाख तक लोग अपीयर हो जाते हैं। सफलता होती है 0.00008% में, इससे ज्यादा नहीं होती है। 2%, 8% जो भी होती हो। 8 लाख 6 लाख लोग बैठते हैं, सीटें होती हैं 600 700, इससे ज्यादा सीटें नहीं होती हैं। तो फाइनली इस सिलेबस को जब तक नहीं ग्रिप करेंगे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। पहला क्या होता है, प्रीलिम।
प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वप्रथम समाचार पत्र, अपनी दिनचर्या और अपने सिलेबस में शामिल कीजिए। प्री के लिए है ये। उसके बाद टोटली 6 to 12 NCERT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। यह आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक्स को शामिल करना है, समाचार पत्र शामिल करना है, पत्र के साथ साथ में पत्रिका ये भी होती हैं। पत्रिकाओं में जैसे योजना आती थी पहले, अब नीति आयोग करके, अब नीति आयोग बन गया योजना आयोग भारत सरकार की तरफ से, तो अब उसकी पत्रिकाएं आती हैं, उनमें आंकड़े होते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं चीजें। और प्रतियोगिता दर्पण, जिनमें आपको काफी मटेरियल से मिल जाएंगे। पूरे महीने में घटित घटनाओं का एक घटनाक्रम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसे कंटिन्यू करना है। 6 to 12 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। 12 तक की मैथमेटिक्स नहीं, बट 10th तक की कंपलसरी है। 10th तक की मैथमेटिक्स भी होती है इस सिलेबस में। आ जाओ दोस्तों, देखो ये यूपीएससी प्रीलिम का करंट अफेयर्स का सिलेबस है। 2 तरह के करंट अफेयर्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, तो इसलिए इन चीजों के लिए नॉलेज रखना बहुत जरूरी। जैसा मैंने पहले बताया था कि पत्र और पत्रिकाओं से इंटरेक्ट होना चाहिए, उनके समकक्ष, उनसे हमें नजदीकियां बना के रखनी चाहिए। 2 तरह के हैं इसमें। एक तो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। 2 तरह के हैं इसमें। 2 तरह के सिलेबस में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करते हैं ये घटना चक्र, यह पर डे, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, ये हमें एक्टिव रहना चाहिए इसके लिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले नेशनल इशू पे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अभी हम केवल और केवल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस है ये, प्रीलिम्स 2021 के। सबसे पहले है नेशनल इशू। नेशनल इशू में इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट्स, सोशल स्कीम, स्पोर्ट एंड न्यूज, रिपोर्ट्स, कमेटी एंड कमीशन, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंसिडेंट एंड कैलेमिटीज, फर्स्ट इन इंडिया। ये टोटल कवरिंग है नेशनल इशूज की। जस्ट लाइक इंटरनेशनल, नेशनल इश्यूज में देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे अभी जस्ट बजट आया है भारत सरकार का, एकदम पूरी तरह से पैनी नजर। ये माननीय हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पेश किया। एक लाल कलर का छोटा सा बैग लेके आई थी मैडम, उसमें इन्होंने भारत का पूरा बजट बंद कर रखा था। उन्होंने स्प्रेड किया। यह इंडियन इकोनॉमिक्स, बजट से संबंधित टोटल क्वेश्चन आते हैं जो वो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं इसमें, नेशनल इश्यूज में। दूसरा है इंडियन पॉलिटी,
इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था, राजनीतिक जो परिदृश्य है भारत देश का, यह कैसा है, भारत देश किन किन नियम कानून पे चलता है, संविधान में जो तय की गई धाराएं हैं, जो तय किए गए अनुच्छेद हैं, उनके अनुसार भारत देश में पॉलिटी का स्तर क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर में विद्यमान है, यह पढ़ना पड़ता है। ज्यूडिशियरी, ज्यूडिशियरी से तात्पर्य है जिसको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है 100% ज्यूडिशियरी पढ़ेगा। संविधान में 551 धाराएं, लगभग 23-24 चैप्टर हैं, जिनमें से ज्यूडिशियरी के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं सभी पढ़नी पड़ती हैं। ज्यूडिशियरी इसलिए पढ़नी पड़ती है कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, स्पेशलाइजेशन डीएम बन के जाते हैं, उनके पास न्याय से संबंधित भी कुछ पावर होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी ही पढ़ेंगे। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित हमारे यहाँ के वातावरण क्या है, कैसे लोग रहते हैं, रहन सहन क्या है, परिवार में क्या होता है, कैसे किस तरह से कमेटीज बनाई गई किसके लिए, ये सब आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंट क्या हुआ है, क्या चीजें बन रही हैं हमारे यहाँ पर, क्या निर्माण चल रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, आविष्कारक क्या हैं, जिनके इन्वेंटर क्या हैं, जैसे कि हमारी कार्स हैं, मोटर्स हैं, रेडियोज हैं, एरोप्लेन्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी तरह की ये टेक्नोलॉजी और साइंस से संबंधित होंगे। स्टेट्स, स्टेट्स कितने हमारे राज्य हैं भारत देश में, हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, और राज्य की कार्यकारिणी जो समिति है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स है, जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कोई भी देश कहाँ पर स्थित है, कितने अक्षांश पर, कितने देशांतर पर, ये सारी चीजें जानकारी हमें ये इसके अंदर में आएगा। सोशल स्कीम, सामाजिक जो स्कीम्स बनती हैं, जो जितने भी नियम्स आते हैं समाज के कल्याण हेतु, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो सोशल स्कीम के अंतर्गत आती है। सामाजिक मुद्दे आजकल काफी हद तक बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, वो जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आ जाएंगे, तब देखेंगे। ये सोशल स्कीम हो गई। अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस ओनली किसका, करंट अफेयर्स का। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सारे टोटली देखेंगे सिलेबस सबके। बहुत लंबा है, बहुत लंबा, बहुत, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस और अपने आप को संभाल करके बैठना पड़ेगा, तब जा करके होगा। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, पूरा जितना 100% दे सकते हैं। 100% मतलब 100%, ओवर नहीं। और असफलता का जो बिंदु होता है वो कहीं ना कहीं 99.9 पे जाकर रुक जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपना 100% देता है तो सफलता उसे मिले या ना मिले उसकी परवाह वो नहीं करता है, उसने अपना 100% दिया है। यह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से स्वयं को तो संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि हमने दिया है। उसके बाद वो अपनी कमियों को ढूंढे, कहाँ पर हमसे कमी रह गई, कहाँ पर गलतियां हुई। तो इसलिए बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है। सारी चीजें प्रमाणिक हैं। भारतीय सरकार यूपीएससी के द्वारा निर्गत ये चीजें हैं, कोई भी चीज हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते हैं, ना हम कर रहे हैं। जो भी चीजें हमने भी पढ़ करके, हमने भी प्रमाण से, प्रामाणिकता के साथ में इसको लिखा है, कोई भी चीज हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है। बाकी आप समझदार हो, जो भी आप पढ़ेंगे उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप प्रतिपादित होती रहती हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं कि ये चीजें ऐसे हैं तो वैसे भी तो हो सकती है। हमारे पर्सनल और हमारे व्यक्तिगत थॉट्स होते हैं, हमारे व्यू होते हैं। हम सरकार को केवल हम बता सकते हैं कि ये चीजें ऐसी, लेकिन हम सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हम केवल सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे भी हो सकती हैं, हमारे व्यूज ये हैं, हो सकता है हमारे व्यूज अच्छे हों, हो सकता है हमारे खराब हो। तो इस तरह से हम केवल अभी सिलेबस देखते हैं इत्मीनान से। इसमें स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार अक्सर देखते हैं समाचार पत्रों पे, खेल समाचार का एक पेज अलग से आता है, उसे हमें देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट्स होती हैं जो हमारे गजट्स बाहर होते हैं भारत देश के संसद से, जो हमारे सरकारी प्रतिनिधि हैं, जो हमारे एमपी एमएलए बैठते हैं, उन्होंने क्या चीजें रिपोर्ट की हैं, बाहर क्या चीजें भारत देश में बनाई गई, किसके लिए नियम बनाए गए हैं, ये इसमें रिपोर्ट्स होती हैं। आगे है कमेटीज एंड कमीशन।
कमेटीज होती हैं, कमेटी सेवा समिति होती हैं, और कमीशन होता है। जितनी भी सेवा समितियां बनाई जाती हैं वो इसी अंडर कमीशन के अंतर्गत ही आती हैं। ये भारत देश के जो भी तथाकथित या प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। ये टोटली यदि विधि आयोग के अंतर्गत कह सकते हैं आता है। टोटली कमेटी एंड कमीशन, इसे संसद पारित करती है। बाद में ये मानव कल्याण के लिए सही है तो ठीक है, गलत है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कितने हमारे देश में कितने लोगों को कौन सा इनाम मिला है, कौन और किस लिए मिला है, ये भी हमें जो है दिमाग में रखना है, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। इंसिडेंट एंड क्लेमटीज, इंसिडेंट जो घटनाएं होती हैं और उनमें क्लेम क्या है, कैसे क्लेम्स दिए जाएंगे, कौन इनके अंतर्गत कितने क्लेम्स मिलेंगे और कौन से इंसिडेंट में क्या प्रावधान रखा गया है। ये फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहला क्या है, पहली खोज क्या है, पहले व्यक्ति कौन है, पहला नागरिक कौन है, इस तरह से दुनिया भर की चीजें आती हैं। इसे हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ये हो गया नेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज ओनली। अब इंटरनेशनल इश्यूज में कुछ चीजें मैच कर जाएंगी, जैसे ये नेशनल था और ये इंटरनेशनल इश्यूज है। इंपॉर्टेंट समिट एंड इवेंट्स, भारत के बाहर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय जाते हैं, वो जा करके वहां पे उनके बीच में जो दूसरे देश के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी सरकार में पावर में होते हैं व्यक्ति, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, हमारे लोगों के यहाँ के प्रभावशाली व्यक्तियों से, वित्त मंत्री से या खेल मंत्री से मिलते हैं। तो वहाँ पे इवेंट्स क्या होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हेल्ड होती हैं, चाहे वो कोई ओलंपिक गेम हो या जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंतर्गत में आ जाती हैं। ये समितियां कितनी बनाई गई हैं और इवेंट्स कहाँ पे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये आगे पढ़ेंगे। यूएनओ वगैरह में आएगा, उसमें बहुत सारी समितियां होती हैं इंटरनेशनल लेवल। भारत सरकार का भी कुछ योगदान उसमें होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी तब मिलेगी जब हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड जैसे नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। मैक्स के अवार्ड है पत्रकारिता के संबंध में, ये इंटरनेशनल अवार्ड से दिए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जैसे भारत में फर्स्ट होता था कोई चीज, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में प्रथम चीजें क्या होंगी, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ये हम देखेंगे, अभी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लीडरशिप, विश्व नेतृत्व करने वाला कौन सा देश है, कौन सा व्यक्ति है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे अर्थव्यवस्था का जो विश्व नेतृत्व, जो इंटरनेशनल लीडरशिप करता है वो यूएसए करता है, ये सबको पता है। अमेरिका करता है, अमेरिका के पास ज्यादा पैसा है, उसका डॉलर मजबूत है। इंटरनेशनल कमेटीज एंड रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल जो कमेटीज बनाई जाती है, किन किन देशों के लिए क्या क्या चीज बनाया गया है, किन देशों के लिए क्या चीज नहीं दिया गया है, किन देशों की क्या शक्तियां हैं, कौन से देश कौन सी सभा में, G8 में, G20 में, ये जब पढ़ाया जाएगा उसमें देखा जाएगा कितनी पावर किसके पास है। इंटरनेशनल कमेटीज बनी है और रिकमेंडेशन क्या क्या है इसके अंदर में। द जियोग्राफिकल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये विश्व भूगोल बोलते हैं इसे। विश्व भूगोल के अंतर्गत में कहाँ की जलवायु, किस देश की जलवायु गर्म है, किस देश की जलवायु ठंडी है, किस देश में क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं, जलवायु के अनुसार वहाँ का जीवन स्तर कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, लोग जीते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, अपने आप को प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, ये चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, केवल करंट अफेयर्स का। बाकी पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, हिंदी का भी, पॉलिटी का भी, करंट अफेयर्स हमने बता दिया है। जो भी होगा प्रीलिम्स के सारे सिलेबस, उसके बाद मेंस के बता दिए जाएंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू जो है इस चीज को करिए। सफलता कहीं पेड़ पर लगा हुआ कोई फल नहीं है जो आपने हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। सफलता सनय सनय एकत्रित किए गए ज्ञान का एक पुंज होता है। सबसे बड़ी अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है, जहां से निकलती है वहां से केवल एक बूंद टपकता है, वो भी 8 सेकंड में। 8 सेकंड में एक बूंद टपकता है, जो अमेजन नदी का निर्गत पॉइंट है, 8 सेकंड के अंतराल पर। और आज ये नदी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो सोचिए इससे हम क्या नहीं कर सकते हैं। बस 8 सेकंड कंटिन्यू रहता है, कभी ब्रेक नहीं होता है। जो भी टाइम टेबल आप बनाएंगे, जो भी फिट करेंगे, उसे अपने ऊपर उसे लागू कीजिए। अन्यथा किताब में लिखी गई विद्या
और बनाया गया जो भी हमारा टाइम टेबल होता है, अगर हम उसे उपयोग नहीं करेंगे तो दोनों किसी काम के नहीं होते हैं।